हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 2020 का जो आपका पेपर था उसे स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ वन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली जब हम वैकल्पिक स्रोत यानी ऑल्टरनेट सोर्स की बात करते हैं तो हम उन सोर्सेज की बात करते हैं जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज यानी जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, उनके अलावा जो हम उनके जगह जिन स्रोतों का हम उपयोग कर सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। अगर हम वैकल्पिक स्रोत यानी ऑल्टरनेट सोर्स की बात करें तो ऑल्टरनेट सोर्स यानी जैसे कि हम जानते हैं ऐसे स्रोत जो कि हम पारंपरिक स्रोत के जगह यूज करते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी हो गया, आपका पवन ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। तो इस तरीके की जो ऊर्जाएं हैं ये आपके ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा होगा। यानी आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, The alternate source of energy is solar energy। वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। An electric heater of 8 ohm resistance takes 15 ampere electric current from the electric mains for 2 hours। यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, जिसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो 8 ओम है। वो हीटर इलेक्ट्रिक मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर का करंट लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। यानी आपको कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ हीट जनरेटेड इन हीटर, यानी हीटर में कितनी हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये आपको निकालना है। तो आपको जो जो इंफॉर्मेशन यानी जानकारी यहाँ पे दी गई है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई, यानी R की वैल्यू दी गई है 8 ओम। अब करंट की वैल्यू दी गई है जिसे हम I कहते हैं, धारा कहते हैं, 15 एम्पियर। समय दिया गया है T 2 घंटे यानी 2 आवर्स। अब आपसे क्या पूछा है कि किस दर पे जो है हीटर ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। यानी अगर हम हीट की बात करें, अगर हम हीट एनर्जी को E ले लें तो आपसे E/T की वैल्यू पूछी गई है। अब अगर हम बात करें E/T तो आप ये जानते हैं P × T बराबर E होता है। तो यानी P बराबर आपका E/T होता है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि हीट यानी ऊष्मा किस दर से उत्पन्न होगी, इसका मतलब आपसे E/T पूछा गया। और अगर हम E/T की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं E बराबर आपका P × T होता है, पावर इंटू टाइम अपॉन टाइम। तो T से T कैंसिल हो गया आपका, तो E/T यानी रेट ऑफ
हीट जनरेशन जो होगा आपका E/T होगा, जो कि P हो जाएगा। और आप ये जानते हैं P बराबर होता है आपका I²R। I²R होता है आपका P बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। E/T बराबर P बराबर I²R। I कितना दिया गया है? 15 एम्पियर। R कितना है आपका? 8 ओम। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आपका जो आंसर आ गया है फाइनल, वो E/T यानी P की वैल्यू आपकी 1800 वॉट आ गई है। यानी रेट एट विच heat is developed is 1800 watt। 1800 वॉट की दर से ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट। यानी आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है और आपको उसका मात्रक बताना है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं यानी हम I की बात करते हैं, तो I को आप लिखते हैं Q/T, जहाँ पे Q आपका चार्ज होता है और T क्या होता है? टाइम। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है आपका? करंट। अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होता है? जो विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, उसको हम करंट कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितनी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, वो करंट को दर्शाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया I बराबर Q/T होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर हम SI यूनिट की बात करें तो इसका जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसे आप A से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक flow or charge of the electric charge in motion in a conductor. It is said to exist when there is a net flow of charge through the region. विद्युत धारा मूल रूप से एक चालक में गतिमान विद्युत आवेश का प्रवाह या आवेश है। ऐसा तब कहा जाता है जब क्षेत्र के मध्य या माध्यम से आवेश का प्रवाह होता है। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो करता है, आवेश जो है वो प्रवाह करता है समय के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। द करंट इज गिवन एज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। हम करंट को लिख सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी आवेश का प्रवाह प्रति सेकेंड में, यानी I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? The refractive index of water is 1.33. What is the meaning of the statement? यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है पानी का, जो कि
1.33 है, 1.33 है। आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि आखिर ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं वाटर, यानी अगर हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं आपके एयर से, यानी हवा से। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो आपका 1.33 होता है। वही अगर हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, यानी अगर आप एयर या वैक्यूम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वह 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि पानी का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट है यानी प्रकाश है वो 1.33 टाइम्स या 1.33 गुना ज्यादा तेजी से चलता है, ठीक है, वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में या एयर में। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, आप ये जानते हैं वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, और वाटर क्या है, अगर हम वैक्यूम में एयर ले उससे ज्यादा जो है डेंसर मीडियम है। कैसा है? डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम है। तो जब हम बात करते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब ये है कि पानी में जो आपकी लाइट चलेगी वो 1.33 टाइम्स कम धीरे चलेगी, या हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में अगर आपकी लाइट चलेगी तो 1.33 टाइम्स ज्यादा चलेगी पानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.333, meaning that the light travels 1.333 times faster in a vacuum than it does in water. पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश निर्वात में पानी की तुलना में 1.333 गुना तेजी से यात्रा करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं और दोनों पार्ट 1-1 मार्क्स के, यानी ये पूरा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको निम्न का पूरा नाम लिखना है। पहला है OTEC, दूसरा है CFC। तो सबसे पहले हम OTEC की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम OTEC की फुल फॉर्म देखें तो OTEC की फुल फॉर्म होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। क्या होती है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। और वहीं अगर हम CFC की बात करें तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, 400 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी एक फ्रिज है जिसकी पावर 400 वॉट है और उसे 8 घंटे, एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है। 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? अब आपको ये बताना है कि अगर हम इस फ्रिज को 30 दिन तक और हर दिन 8-8 घंटे चलाएं तो ये कितनी ऊर्जा की खपत करेगा, और आपको ये बताना है कि उसका प्राइस क्या होगा, यानी वो उसका क्या होगा, मूल्य क्या होगा। अगर प्रति किलोवाट आवर जो है 3 रुपए जो है की दर से अगर हम मूल्य निकाले तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको पावर दिया गया है 400 वॉट, टाइम दिया गया है 8 घंटे प्रतिदिन, टी दिया गया है 8 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। और आपको कितने दिन का निकालना है? 30 दिन। तो सबसे पहले हम पावर को किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो आप क्या करेंगे, 400 को 400 को आप क्या करेंगे, आप 400 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 0.4 किलोवाट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर यूज इन 1 डे। पावर यूज्ड इन 1 डे, यानी एक दिन में कितनी पावर का यूज होगा, तो आपका P इंटू टी हो जाएगा। जीरो 0.4 इंटू टी कितना है 8, ये हो जाएगा, यानी 3.2 किलोवाट आवर। इतनी जो है पावर, इतनी पावर जो है वो एक दिन में जो है ये रेफ्रिजरेटर खपत करेगा, इतनी पावर। अब हम बात करते हैं 30 दिन के लिए, तो फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए P बराबर हो जाएगा आपका एक दिन इंटू 30 डेज, 3.2 इंटू 30, तो ये 96 किलोवाट आवर आ जाएगा, यानी 96 किलोवाट आवर। अब हम रेट यानी मूल्य की बात करते हैं, तो जो मूल्य होगा वो आपका होगा 96 इंटू 3, 3 रुपए की दर से है, तो 3, तो ये आपका आ गया ₹288, यानी 288 रुपए, 288 रुपीज। तो ये इसका रेट आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखी है, यानी एक वस्तु है उसे हमने C और F के बीच में रखा है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, यानी आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इस पोजीशन पे अगर आप ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखते हो तो किस तरीके का आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। An object is kept between center of curvature C and focus F. Show the position of image formed by concave mirror and convex mirror via ray diagram. तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। तो कनकेव मिरर में जब आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो आप ये जानते हैं हम क्या करेंगे, दो रे लेंगे। एक रे जो होगी, एक किरण जो होगी वो समानांतर होगी यानी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी जो रे होगी वो जो है सीधे जाएगी और आपके मिरर पे पड़ेगी और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी, और ये दोनों C के बियॉन्ड यानी C के पीछे कहीं पे मिलेगी, वहां पे आप इसे मिलाएंगे और वहां पे आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बने, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं A' नाम दिया गया है और ऑब्जेक्ट आपका AB है। अगर हम इस रे डायग्राम की बात करें, तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इमेज बन रही है यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है। पहला, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक तथा उल्टा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये वास्तविक है और उल्टा है? तो
बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो हमें इमेज मिल रही है वो एक्चुअली जब जो रेज है वो मिल रही हैं तब जाके बन रहा है, और ये हमें जो मिरर है, दर्पण है, उसके आगे मिल रहा है, उसके आगे बन रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो वास्तविक है और ये इमेज आपकी उल्टी यानी कि इन्वर्टेड बनी। सेकंड, अब हम बात करते हैं कि आपकी इमेज का मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन कैसा होगा। तो बेसिकली आपकी जो इमेज होगी वो एनलार्ज होगी। कैसी होगी? एनलार्ज होगी यानी बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो आपकी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उससे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी उसका जो साइज होगा वो वस्तु की साइज से ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, सेकेंड आपका ये आपको मिला। थर्ड, आपको कहां पे बनेगी आपकी इमेज? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। तो ये आपका कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के द्वारा जो एक, अगर किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, ये इस डायग्राम के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? फोकस और सी के बीच में। तो हमने रख दिया, और ये आपने पढ़ा है कि आप इधर पे कहीं पे भी रखो, ठीक है, मतलब बियॉन्ड अगर आप ऐसे रखते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है ये आपने देखा है। अब आपने क्या करना है? बेसिकली आपने जो ये ऑब्जेक्ट लिया है इसको नाम देना है ए और बी, ए बी। इससे एक रे हम पैरेलल लेंगे जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो प्रिंसिपल अक्ष है उसके समानांतर होगी, और दूसरी रे जो होगी वो आपकी जो है पोल से टकरा के, यानी जो आपका पॉइंट है, मिड पॉइंट है इस मिरर का, वहां से टकरा के वापस आ जाएगी। अब आप ये जानते हैं कि ये जो रेज है ये डाइवर्ज हो रही है, ये मिल नहीं रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये क्या होगा, फिर मिरर के पीछे आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहां पे आपकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस केस में जो आपका प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो जो दर्पण है उसके पीछे प्राप्त होगा। तो बेसिकली आपको क्या हो रहा है कि ये जो मिरर है इसके पीछे आपको यह बनती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम इमेज की बात करें तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी तथा सीधी या सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड यानी छोटा, यानी छोटी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? मिरर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, यानी इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है ये आपको बताना है। तो आप ये जानते हैं कि जब बारिश के बाद जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कई बार जो आपके रेन ड्रॉप्स होती है यानी पानी की जो बूंद होती है, बारिश की जो बूंद होती है वो अटक जाती है।
तो क्या होता है, उस पे सन की जो रेज है, जो आपके सूर्य का प्रकाश है वो पड़ता है, और जब वो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो आप ये जानते हैं कि जब एयर से आपका पानी में जब रे जाएगी, यानी पानी के बूंद के अंदर जाएगी, तो सबसे पहले अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होगा। इस अपवर्तन के कारण, इस रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, क्योंकि जो 7 वर्ण है यानी 7 कलर्स है जो आपके व्हाइट लाइट के, वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग है तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी वो सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद क्या होता है, हमें जो है रेनबो जो है दिखाई देता है, रेनबो बनता है। क्या होता है बेसिकली, बारिश के बाद जब एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में पानी की बूंदें अटक जाती है या वायुमंडल पे रहती है, तो क्या होता है, जो आपकी रेन ड्रॉप होती है, जैसे कि ये आपकी क्या है, रेन ड्रॉप है या वाटर ड्रॉप है, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट इस तरीके से पड़ती है। अब जब ये जो श्वेत प्रकाश है यानी व्हाइट लाइट है, जब ये इस पानी की बूंद के अंदर जाता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि आपका जो आपका लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही। अब फिर क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी आप ये जानते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब बेंड हो जाएगा। अब बेंड होता है तो क्या होता है, ये सारे कलर स्प्लिट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद फिर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो जाता है उसके बाद हमें क्या होता है, जो है आपकी जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो लाइट रेस है यानी प्रकाश की किरण है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आपकी रे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से आपकी एक किरण जा रही है, अब वो इस तरीके से जाती है कि जो उसका अपतित कोण है यानी इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है यानी जो आपकी लाइट जो आपको बाद में प्राप्त होगी वो 90 डिग्री का कोण बना के बिल्कुल इस तरीके से सतह से पास हो जाती है। तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब जब क्रिटिकल एंगल से अगर हम कम एंगल में जो है आपकी जो ये लाइट है इसे डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन कर देती है यानी अपवर्तन होता है। वहीं अगर हम आईसी यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल में अगर हम लाइट डालते हैं तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी पूरी की पूरी जो लाइट है वो अंदर डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि आपके रेनबो को बनाने में या इंद्रधनुष के बनने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन आप जानते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, यानी जो आपका श्वेत प्रकाश है वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पाथ से यानी अपने पथ से मुड़ जाती है यानी बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों फिनोमेना समझ में आ गए होंगे और रेनबो किस तरीके से बनता है ये भी आपको समझ में आया होगा।
तो अब हम बात करते हैं कि आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स all three phenomena: refraction, dispersion, and total internal reflection. The sunlight shines on a water droplet. As the light passes into the raindrop, the light bends and reflects. Due to slowdown of light, white light disperses into 7 colors. Then total internal reflection happens on the other end of the drop. यानी होता क्या है, जो आपका रेनबो है या इंद्रधनुष है वो 3 फिनोमेना के कारण बनता है: रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिस्पर्जन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेसिकली क्या होता है, जो पानी की ड्रॉप होती है, पानी की बूंद होती है, उस पे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, उसके अंदर जाता है, तो वो अपने पथ से मुड़ जाता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी अपवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आपका जो लाइट है वो एक रेयरर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में जा रही, तो जो लाइट है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाता है, क्योंकि वो 7 रंगों से मिलकर बना है तो उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उनकी स्पीड अलग है, जिस कारण जो आपकी व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, वो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर्स। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और हमें रेनबो यानी इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के निर्माण में 3 घटनाएं शामिल हैं: अपवर्तन, डिस्पर्जन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूरज की किरण पानी की बूंदों पर पड़ती है। जैसे ही प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश या अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश की गति धीमी होने के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बूंद के दूसरे छोर पर होता है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, यानी आपको इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आपका आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है जो कि 1.5 मार्क्स के हैं। आपको इसे होमवर्क से करके आना है और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र 2020 यानी 2020 के हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको वो समझ में आए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा और जितने मैंने न्यूमेरिकल्स आपको समझाए उन्होंने ध्यानपूर्वक उसको देखा भी होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप उन्हें घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों, अभी जो मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया है उसे आपको होमवर्क से करके आना है। आपको ट्राई करना है, अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।